होकर बनी रहती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब वैसे भी होता है अपशिष्ट, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थ और अपशिष्ट चीजें वो होती हैं जो बोलते हैं हम जो बची हुई हैं, ठीक है। तो वैसे ही वो चीजें जो है गिरी होती हैं, वो इकट्ठी होती रहती हैं धीरे धीरे धीरे, उसको रेजिडुअल माउंटेन। एग्जाम्पल जो है मैंने आपको बताया था, जैसे इंडिया में गिरनार की पहाड़ियां बोलते हैं, ठीक है। गिरनार गुजरात में है। बेस्ट एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, इंडिया का। फिर पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ बताई थी मैंने, ये हिस्ट्री में की, झारखंड। कौन से गुरु थे ये, तीर्थंकर थे, किस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो जैन, ठीक है। और 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की पहाड़ियां तो झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियां। तो ये जो इंडिया में ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल इनकी रेलेवेंस है, ठीक है। इसके अलावा मैंने न्यूयॉर्क में कैटस्किल, ठीक है, कैटस्किल माउंटेन्स बताया था, इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब दूसरी टाइप्स हम करते हैं, प्लेट्यूज। अच्छा, ये एल्प्स, अलास्का, कॉकस, एटलस कहाँ कहाँ है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। सबसे लंबी वर्ल्ड की माउंटेनियस रेंज है एंडीज, साउथ अमेरिका में। चलिए प्लेट्यूज भी बताए थे मैंने। चलो ये थोड़ी सी क्लास आपकी रिवीजन की हो जाएगी। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज जो है वो क्या होता है, अगर आप इसको डिफाइन करें, देखिए माना ये धरती है, इसके ऊपर इस तरह का नॉर्मल प्लेन तो इस तरह का होता है ऐसे लाइन, मगर इस तरह की अगर कोई फॉर्मेशन होती है, टेबुलर अपलैंड बोलते हैं उसको, उठी हुई जमीन का हिस्सा, वो टेबल की फॉर्म में, ठीक है। और उसमें जो रिलीफ होगा मोर देन 500 फीट, ठीक है, और उससे ज्यादा, कम से कम 500 फीट या उससे ज्यादा जो है वो उसकी हाइट देखने को मिलेगी इस फॉर्म में, उसको प्लेट्यूज कहा जाता है, ठीक है। सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा 5000 मीटर, ठीक है, 5000 मीटर हाईएस्ट प्लेट्यू, उसकी हाइट है, वो है तिब्बत का पठार, तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू है, जिसको हम पामीर का पठार भी कहते हैं। पामीर का पठार भी कहते हैं। कहाँ है इसकी लोकेशन भी बताई थी मैंने, तिब्बत के हिमालय और कुनलुन माउंटेन। अब कुनलुन माउंटेन, ठीक है, कुनलुन माउंटेन तिब्बत में पड़ता है ना, और हिमालय आपका पता ही है, जो आपका ये वाला जो है सी एक्सटेंशन, तो हिमालय और कुनलुन माउंटेन के बीच में पड़ता है। 5000 मीटर इसकी हाइट है, वर्ल्ड की सबसे ऊंचा प्लेट्यू माना जाता है, इसीलिए इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन है हमारा, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्लेट्यूज मिल जाएंगे आपको वर्ल्ड में। देखिए डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, 8 स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है। और भी प्लेट्यू है, मालवा का पठार है हिमाचल इंडिया में, है ना, आपका छोटा नागपुर का पठार है, बट जो सबसे बड़ा है वो डेक्कन का पठार है। फिजिकल मैप देखेंगे आपको तो लगेगा पता कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन सी स्टेट है, थोड़ा सा बताएंगे आपको, है सारी, मतलब नर्मदा नदी के नीचे की दक्कन, क्योंकि दक्षिण का ही है, साउथ का ही है, तो मैक्सिमम आपको स्टेट्स मिलेंगी साउथ की। देखिए इसमें थोड़ा सा पार्ट नीचे का गुजरात का आता है, महाराष्ट्र है, इवन गोवा का कुछ एरिया आता है, ठीक है, तेलंगाना है, ठीक है, एमपी का नीचे का पार्ट है,
आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, कर्नाटक है, केरल है। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें हो सकता है तमिलनाडु का एरिया तो नहीं आता, वैसे तमिलनाडु का भी आता होगा, तो एक आध जो शायद इसमें गोवा जो है वो नामात्र ही है, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स है हमारी मेनली ये देखी जाती हैं डेक्कन प्लेटियो में, ठीक है। क्लियर है। बाकी देखिए आपको मैक्सिको का पठार मिलेगा, ठीक है, कोलंबिया पठार, मेडागास्कर पठार या प्लेटियो ऑफ मेडागास्कर। ये शायद मैंने किया था डिस्कस आपसे। मेडागास्कर कहाँ है, इसकी मैंने लोकेशन बताई थी आपको। कहाँ है ये मेडागास्कर? अफ्रीका में। हाँ, इसकी लोकेशन है इंडियन ओशन में, वेस्टर्न इंडियन ओशन, बिल्कुल अफ्रीका के पास पड़ता है। ये इस तरह का ऐसे करके आइलैंड है, तो ये प्लेटियो ऑफ मेडागास्कर कहा जाता है इसको। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। प्लेटियो ऑफ अलास्का है, बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। तो जो प्लेट्यूज हैं इनकी पहचान हमें होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पैटागोनिया, ठीक है। पैटागोनिया भी पठार है, पैटागोनिया ये कहाँ है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ये भी क्वेश्चन आता है पैटागोनिया, ठीक है। तो पैटागोनिया प्लेट्यू, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका, ब्राजील के साथ पड़ता है, ठीक है। पैटागोनिया के अलावा किम्बरले, किम्बरले प्लेट्यू, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है। फिर कोलोराडो प्लेट्यू, ठीक है, ये आपका यूएसए के एरिया में पड़ता है। मेक्सिको का पठार मेक्सिको में पड़ता है, ठीक है। ब्राजील का है, ब्राजील में। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इनका बनना कैसे है, तो सीधी सी बात है प्लेट्यूज कैसे बनते हैं, तो उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग। अब प्लेट्यूज जो हैं वो फॉर्मेशन के हिसाब से उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, किस तरह के दिखते हैं। प्लेट्यूज जो हैं टेक्टोनिक प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है, और दूसरे वॉल्केनिक प्लेट्यू होते हैं, और तीसरे डिसेक्टेड प्लेट्यू। तीन तरह के इसकी मोड ऑफ फॉर्मेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज देखते हैं। देखिए तीन तरह से प्लेट्यूज बनते हैं, पठार बनते हैं, इस तरह से क्लासिफिकेशन तीन। अब कौन कौन से हैं, तो टेक्टोनिक, टेक्टोनिक होता है भूकंप जो प्लेटें टकराती हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्यूज। तीसरा दूसरा है वोल्केनिक प्लेट्यूज। तीसरा है डिसेक्टेड, जैसे मैंने आपको माउंटेन्स के भी टाइप बताए थे, डिसेक्टेड या रेजिडुअल। तो प्लेट्यू इन तीन तरीकों से बनते हैं। अब देखिए टेक्टोनिक कैसे बनेंगे, जब अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट होगी, जो कि आपको पता है अपलिफ्ट होता है, ठीक है, कुछ चीजें जब कोई धरती के अंदर जो प्लेट्स टकराएंगी, तो जब वो शिफ्ट होती हैं, कभी किसी के ऊपर नीचे बैठती हैं, वो जिसको हम एक तरह से सबडक्शन जोन कहते हैं, ठीक है। जब वो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जब धंस जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको सबडक्शन कहा जाता है। तो वो जो चीज होती है उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्यू की भाषा में, मतलब उसको इस भाषा में प्लेट्यू बन जाता है। वो कैसा बनता है, क्योंकि आपको पता है जैसे भूकंप आया कहीं पे, ठीक है, और भूकंप के बाद एक बहुत लंबी प्रोसेस है, वहां पे माना कि उस एरिया में कोई हमारे वोल्केनिक इरप्शंस हुई हैं। तो वोल्केनिक इरप्शंस और प्लेट्यूज मैंने बताया था रिंग ऑफ फायर एक ही एरिया में बहुत ज्यादा होती है। तो उस एरिया में अगर माना कि वहां पे प्लेट्यूज जो है जैसे बने हुए हैं पहले से, तो वो उस
वजह से बने होते हैं जो हमारा अर्थक्वेक हुआ होता है, ठीक है। और वो कैसे बने होते हैं, क्योंकि वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस भी हुई है, ठीक है। और वोल्केनिक इरप्शन से वजह जो होगी वहां पे रॉक्स बनी होगी, तो वो वेदरिंग और इरोजन भी हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए उसको हम टेक्टोनिक प्लेट्यूज कहते हैं। अब देखिए टेक्टोनिक प्लेट्यू के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे वो आपको हिमालयन रीजन में मिल जाएंगे, ठीक है। बोलिविया है, बोलिविया में मिल जाएंगे। एंडीज पर्वत है, वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। वो कुछ ऐसे प्लेट्यूज है, पठार है। बोलिविया है, देखिए बोलिविया एक ऐसा पठार है। बोलिविया कहाँ है? ये भी दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ पे लिथियम बहुत मिलता है। लिथियम ट्राइंगल है साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब देखिए ये लिथियम ट्रायंगल का नाम आया तो मैं बता दूं, ट्रायंगल 3 देश हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लिथियम होता है वर्ल्ड, ठीक है। बोलते हैं कि 80% से ज्यादा लिथियम इन 3 देशों में मिलता है। लिथियम पता ना क्या होता है? यस सर। लिथियम एक हमारा, जैसे देखिए मोबाइल पे इसमें जो बैटरीज होती हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनमें जो हमारी बैटरीज होती है वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स एज में लिथियम की क्या अहमियत है। तो जो लिथियम है वो लिथियम ट्रायंगल से जाना जाता है। ट्रायंगल वहां पे अगर आप मैप में देखेंगे तो लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। जरूर देखना इस चीज को, लिथियम ट्रायंगल कहाँ है? साउथ अमेरिका में। 3 देश कौन कौन से हैं? तो आप इसको ABC से याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ए से अर्जेंटीना, बी से बोलिविया और सी से चिली, ठीक है। बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। और वो ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इनकी लोकेशन इस तरह से है। अगर आप मैप में देखेंगे तो लिथियम ट्रायंगल की जो लोकेशन है वो ट्रायंगल की तरह ही दिखती है। इनकी ABC से आप याद रख सकते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ठीक है। और ये जैसे ये अर्जेंटीना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अगर ये आपका चिले है, ये बोलिविया है, ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से दिखता है ये, इसीलिए ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ल्ड का 80%, मोर देन 80% लिथियम मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो इस तरह से जो बोलिवियन प्लेट्यू ने बताया, तो उसमें ज्यादातर आपको यही मिलेगा, लिथियम, ठीक है। दूसरा आता है वोल्केनिक प्लेट्यू। वोल्केनिक प्लेट्यू जो है ये बनते हैं जैसे माउंटेन बनता है ना, जैसे मैंने बताया था आपको एकामुलेट होके, वैसे ही जो लावा एकामुलेट होता है, लावा इकट्ठा होता है, तो हमारा वोल्केनिक प्लेट्यू बन जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया में वोल्केनिक प्लेट्यू का एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू जो है नॉर्थ वेस्ट का इंडिया का, वो हमारा ये आता है वोल्केनिक प्लेट्यू एग्जांपल। तीसरा डिसेक्टेड प्लेट्यू अगर हम बात करें, ये कैसे बनता है? तो ये एक वेदरिंग और इरोजन की कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब रॉक्स जो हैं टूटती हैं, नीचे गिरती हैं धीरे धीरे, और फिर इरोजन की वजह से पानी हवा से एक जगह से दूसरी जगह थ्रू रनिंग वाटर या विंड्स से यहाँ वहाँ चली जाते हैं। तो जो प्लेट्यूज होते हैं वो इस प्रोसेस को, अब देखो इसमें सदियां लग जाती हैं, इन प्रोसेसेस से जब ये कोई पठार बनता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो उसको हम डिसेक्टेड प्लेट्यू कहते हैं। तो डिसेक्टेड प्लेट्यू हो, वोल्केनिक प्लेट्यू हो या फिर माउंटेन्स हो, प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। प्रोसेस इनकी सेम ही है। माउंटेन्स बन जाते हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं। जो बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं वो माउंटेन्स कहलाते हैं, जो एक प्लेन में रहते हैं वो प्लेट्यूज, और है प्रोसेस सेम, ठीक है। तो प्रोसेस में जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, जो वेदरिंग और इरोजन है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि ये क्या प्रोसेस है और रॉक से कैसी जुड़ी हुई प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए दूसरा है, तीसरा है सॉरी, प्लेन्स। कि प्लेन्स जो होते हैं
इसमें मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पहले जलीय जो हमारी इंडो गंगेटिक, ठीक है, इंडो गंगेटिक डॉल्फिन है ना, जो हमारा एक राष्ट्रीय जलीय वो है, प्राणी है, तो उसके ऊपर सेंसस हुई थी अभी 2020 सॉरी 24 में, तो उसका डाटा आया था, मैंने किया था डिस्कस आपके साथ। कितनी डॉल्फिन है याद है किसी? सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। तो ये देखो डाटा याद रखना पड़ेगा, जो नंबर है, ठीक है, बताया था मैंने कितनी है, याद नहीं होगा किसी को, ठीक है। तो देखिए जो प्लेन्स होते हैं, ये आपको पता है कि फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट लैंड सरफेस, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का एरिया होता है, फ्लैट लैंड सरफेस, जैसे आप पंजाब में देखते हैं प्लेन्स, ठीक है, जैसे आप इंडो गंगेटिक प्लेन मिलेंगे आपको यूपी बिहार में, उत्तराखंड में भी, ठीक है, नीचे का पोर्शन तो वैसे उत्तर प्रदेश में आता है। तो जो फ्लैट लैंड सरफेस होता है वो आपका एक प्लेन कहलाया जाता है, ठीक है, प्लेन होता है वो, वहां पे ऊंची नीची खाइयां वगैरह ये चीजें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल प्लेन। तो जो प्लेन एरिया है इसमें कहीं ना कहीं वो दो तरीके का होता है, ठीक है, इसमें भी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी दो तरीके का होता है। एक प्लेन होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल प्लेन, ठीक है, तो पानी शायद तीन का होता है, इरोजनल भी आता है इसमें, इरोजनल और डिपोजिशनल, ठीक, और डिपोजिशनल, डिपोजिशनल मतलब डिपॉजिट हुआ, इरोजन की वजह से, स्ट्रक्चरल की वजह से, ठीक है। ये जो फ्लैट है सॉरी प्लेन्स हैं, ये तीन तरीके के हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजनल प्लेन और डिपोजिशनल डिपोजिशनल प्लेन, ठीक है। अब देखिए इनमें फर्क क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और इनका तो बनते कैसे हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल प्लेन, देखिए स्ट्रक्चरल प्लेन जो है ये जब किसी समुद्र का जो जैसे सी फ्लोर होता है, समुद्र का जो एरिया है, समुद्र का जो फ्लोर है, एक तरह से सी फ्लोर, इसका कुछ पार्ट जब ऊपर उठता है, ऊपर उठने का मतलब देखो होता क्या है, जैसे माना कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और समुद्र है तो इसका एरिया डाउन होगा एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो ये माना माना कि बाई चांस सी फ्लोर जो है वो अपलिफ्ट हो गया, ठीक है, ऊपर उठ गया, ऊपर उठने का मतलब क्या है कि जो पानी है वो नीचे चला गया, तो एरिया जो है ना वो प्लेन का एरिया, ठीक है, वो उसको बोला जाता है, पानी अगर ये नीचे चला गया तो ये एरिया सूखा पड़ जाएगा, जब ये एरिया सूखा पड़ गया बाई चांस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन, ठीक है। ज्यादातर ये जो है जैसे आपका गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, अगर आप यूएसए में ग्रेट प्लेन देखें तो वो इसी वजह से बने हुए हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन में क्या होता है, जब सी फ्लोर का पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर को उठ जाता है, ठीक है, पानी नीचे गया और वो एरिया ऊपर उठ गया, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल प्लेन, ठीक है। दूसरा है इरोजनल प्लेन, इरोजनल प्लेन का मतलब क्या है, इरोजनल प्लेन का मतलब है कि जब लैंड का कुछ एरिया, जब जो लैंड है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो वो जैसे मैंने अभी आपको इरोजन बताया था उसी की वजह से, ठीक है, इरोजनल प्लेन में क्या होगा, जो आपका एलिवेटेड जो उठा हुआ एरिया है लैंड का, जैसे माना कि ये लैंड है और इसमें ऑलरेडी जो प्लेट्यूज बने हुए हैं इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, वो जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं और वो प्लेन में आते हैं, जैसे वो प्लेट्यू वाली एरिया होगा, ठीक है, जो प्लेट्यू है उसके मिनरल्स खत्म हो रहे हैं और वो प्लेन की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, उसको हम इरोजनल प्लेन बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इरोजन की प्रोसेस से बना हुआ है, ठीक है। इरोजन की प्रोसेस से कैसे, जब वो पहले तो वहां पे एलिमेंट्स थे, मिनरल्स थे, मगर बाद में जब वो खत्म हो गए
तो धीरे धीरे वो क्या होगा, प्लेन होता जाएगा एरिया, मतलब प्लेट्यू खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं इरोजनल प्लेन। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल इसमें जो नॉर्थ कनाडा में प्लेन्स मिलेंगे आपको, वो आपके इरोजनल प्लेन के हैं। ऐसे इनके टाइप्स वगैरह कोई नहीं पूछता, थोड़ा पता होना चाहिए। हाँ, डिपोजिशनल प्लेन जो है ये कौन से हैं? देखिए, डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं हमारे जो डिपॉजिट हुआ होता है मटेरियल। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स बताई थी, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं धीरे धीरे। ये कैसे बनते हैं, तो धीरे 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 इनकी जो डिपोजिशन सेडिमेंट्स हैं वो फिल होते रहते हैं डिप्रेशंस में। जैसे आप देखिए लेक्स हैं, ठीक है, लेक्स का एरिया है, सीज का एरिया है, ठीक है, जैसे फुट हिल्स हैं। फुट हिल्स क्या होती हैं, पहाड़ियों के नीचे का जो एरिया है जहाँ पे प्लेन शुरू हो जाता है, तो इन एरियाज में, ठीक है, सेडिमेंट्स जो हैं वो फिल होते रहते हैं। ठीक है, और जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इंडो गंगेटिक प्लेन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडो गंगेटिक प्लेन जो है, इंडो मतलब इंडस रिवर, गंगा रिवर, तो जो गंगा के मैदान और सिंधु के मैदान हैं जो भारत पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, ये जो है वो डिपोजिशनल प्लेन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा के मैदान किस तरह का प्लेन है। ठीक है, तो डिपोजिशनल है। डिपोजिशनल का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए इन प्लेन्स के नीचे जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, एलुवियल सॉइल है। और ये एलुवियल सॉइल कैसे बनती है तो मैं बताऊंगा आपको। तो एलुवियल सॉइल तब बनती है, जैसे देखिए पहाड़ों से जो नदियां जाती हैं अपने साथ सिल्ट खाद वो लेके जाती हैं, तो वो फिर मिट्टी में मिक्स होती है। ठीक है, और वो पहाड़ों से अगर नदियां जाएंगी तो वो नीचे जो प्लेन होंगी तो प्लेन में तो वो फैल जाएंगी ना, उस मिट्टी के साथ मिल जाएंगी, तो वो जो वहां का सारा सिल्ट है वो उस मिट्टी में मिल जाएगी, उसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल, उससे बनती है। तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी का है एग्रीकल्चर, क्रॉप्स वगैरह जो है वो होती है। इसी को बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन, मतलब वो वहां का मटेरियल वहां जाके डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी भाषा में अगर आप इसको समझेंगे तो ये बोल रहा है कि जो आपका पहाड़ों का जो पानी है, वहां की जो सिल्ट है, रेत है, गाद है, वो सारी जो है वो एक तरह से कहाँ जाके प्लेन्स में वो डिपॉजिट हो रही है, इसको बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन। एंड द बेस्ट एग्जांपल ये इंडो गंगेटिक प्लेन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे लेक्स हैं, सीज हैं, वो भी एरिया, जब आपको पता है लेक्स हैं, सीज है, ये आपके जो होंगे कहीं ना कहीं प्लेन में आएगा, खासकर सीज जो है, ये आपका साउथ के एरियाज हैं। तो मैक्सिमम आपको ये जो उत्तर प्रदेश के और ये इंडो गंगेटिक जो नॉर्थ वेस्ट के एरियाज हैं वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल डिपोजिशन प्लेन का। ठीक है, इसमें सेडिमेंट्स जो होते हैं थ्रू रिवर्स वो कहीं ना कहीं फिल होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। तो ये आपके प्लेन्स आ गए। ठीक है, इसके अलावा माउंटेन्स तो मैंने बता ही दिया आपको, प्लेट्यूज भी हो गया, ठीक है, और प्लेन्स भी हो गया। और हिली एरियाज क्या होते हैं वो आपको पता ही है, हिल्स जो होती हैं वो पहाड़ियाँ बनती रहती हैं। वो कैसे बनती हैं, कोई एरिया है अप एंड डाउन, चीजें वही हैं बट वो अलग से, उनके ऊपर ना क्वेश्चन आता है ना ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एटमॉस्फेयर। क्या होता है एटमॉस्फेयर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वातावरण, वायु। वायुमंडल। देखिए जो वातावरण होता है ना वो एनवायरनमेंट होता है ना, एनवायरनमेंट। क्या फर्क होता है एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में? So, atmosphere is a thick layer which is surrounding the earth. ओके, अब देखिए एटमॉस्फेयर जो है एक थिक लेयर है जो गैसेस की है, तो होता है ना एक थिक इनवेल्प है, मोटा। ठीक है, तो मोटा ही एक थिक जो है वो गैसेस का इनवेल्प है जो सराउंडिंग जो है अर्थ की, वहां पे देखा जाता है। ठीक है, अर्थ की सराउंडिंग में।
अब ऐसा नहीं है कि हमें दिख रहा है एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है, बट इसमें कहीं ना कहीं फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेयर्स में बांटा हुआ है, ठीक है। और जैसे आप इसकी सिग्निफिकेंस समझेंगे कि इसका महत्व क्या है एटमॉस्फेयर का, बिना एटमॉस्फेयर के सर्वाइवल क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेयर एक्चुअल में क्या है, तो एक थिक गैसियस इनवेल्व, एक मोटा गैसेस का इनवेल्प है, ठीक है। एक तरह से इनवेल्प आपको पता है एक लिफाफा होता है ना, जैसे ठीक है, फूला हुआ मोटा सा, उस तरह से है जिसमें गैसेस हैं भरी, ठीक है। और ये अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ की चारों ओर सराउंडिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है, चारों साइड से, फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है। और वो अटैच है अर्थ के साथ, ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कि अर्थ की चारों और चारों दिशाओं में ये गैसेस का भरा हुआ एक चैम्बर है जो कि कनेक्टेड है, अटैच है, ठीक है, अटैच टू द अर्थ, अर्थ के साथ अटैच है, ठीक है। और वो कैसे अटैच है, किस वजह से अटैच है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो खिंचाव है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इस वजह से वो अटैच है अर्थ के साथ, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो एटमॉस्फेयर हमें पता लग गया, ठीक है, ये क्या है, ये एक थिक इनवेल्प है गैसेस का जो कि अर्थ की सराउंडिंग में अटैच है विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है? तो देखिए क्या महत्व हो सकता है एटमॉस्फेयर का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो भी सन से जो सन रेडिएशंस हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उसको, ठीक है, आपने ओजोन लेयर सुनी होगी, तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत जो है, वो एक इसी का ही पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंस है इसका, पहली बात तो ये है कि ये फिल्टर करता है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको फिल्टर करके भेजता है ताकि हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए नुकसान ना हो धरती पे। सो फिल्टर करता है, ये फिल्टर की तरह काम करता है ताकि जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं अल्ट्रावायलेट, वो एब्जॉर्ब कर ले और हमें उसका नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरी बात है, ये बायोस्फीयर की लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे देखिए धूप हम के लिए, हमारे लिए कितनी जरूरत है, उतनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पहुंचती है। एक्सट्रीम गर्मी हो जाए तो हम जल जाएंगे, एक्सट्रीम ठंड पड़ जाए तो हम वैसे ही मर जाएंगे। ये चीजें जो है वो बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस जो कि हमें जरूरत है, जैसे ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राणियों को, ठीक है, तो ये जो जरूरत है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, बराबर उसी मात्रा में, ठीक है, वो सोर्स भी है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है ये, ठीक है। तो उनकी भी यहीं से हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती हैं ये चीजें। तो दो तीन कारण हैं, इनका महत्व क्या है, एक तो फिल्टर करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये, दूसरी बात कि बायोस्फीयर में लाइफ को सपोर्ट करता है, और तीसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जो मात्रा सिग्निफिकेंट चाहिए, इतनी एडिक्वेट, वो हमें प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए एक्सटेंट क्या है, एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, कहाँ तक फैला हुआ है, क्या है ये, ठीक है, कितनी लेयर्स हैं इसकी। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो कितनी होती हैं नॉर्मली, तो ये अर्थ सरफेस है,
तो अगर आप देखें तो ये अर्थ है। अर्थ के बाद सबसे पहले आएगी ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। फिर दूसरी आती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब है समताप मंडल हिंदी। ठीक है, फिर उसके बाद मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर मध्य मंडल। मीजो का मतलब मध्य होता है, मध्य मंडल। अच्छा, ये मीजो मैंने और भी पढ़ाया था, आपको याद है? मीजोलिथिक एज, है ना, मध्य, मिडल। यस सर। मीजोस्फीयर। और उसके बाद कौन सी आती है? तो थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर, ठीक है, तापमंडल। और लास्ट में इससे ऊपर आएगी, वैसे तो वो लेयर स्पेस में चलेगी, ठीक है, एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, बाहर का मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल बोलते हैं इसको, एक्सोस्फीयर। अब इसमें दो चीजें छूट गई हमारी, वो कौन कौन सी? देखो, स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर है, ओजोनोस्फीयर बोलते हैं इसको, वो इसी में लाई होगी। ओजोनोस्फीयर कहाँ मिलेगा? स्ट्रेटोस्फीयर में ही। और दूसरी है हमारी थर्मोस्फीयर। जो थर्मोस्फीयर बताया, इसमें आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर जो है वो हमें इन्हीं में मिलती हैं। थर्मोस्फीयर में मिलेगी आपको आइनोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा आपको ओजोनोस्फीयर। ठीक है, बट जो मेनली ये तीन है, तीन ही सॉरी पांच हैं, ये आपको ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये देखने को मिलेंगी। इन्हीं के बीच में ये भी मिलेंगी। अब इनकी रेंज क्या है, टेम्परेचर क्या है, कितने किलोमीटर तक ये जाती है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कल डिटेल में ये क्या है। मगर इससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि एटमॉस्फेयर में गैसेस तो हैं, मगर कौन सी गैस कितनी परसेंटेज। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे आजकल कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। ठीक है, सुना होगा सबने ये, और मैंने आपको बताया भी है शायद ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको पता है कि वर्ल्ड में 20 सिटीज जो मोस्ट पोल्यूटेड है, उसमें से 13 इंडियन सिटीज है। ठीक है, ये अभी कल का ही मतलब कल न्यूज में आया था कि जो